अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। मैं अल्लाह रखा को कुरेद कर हकीकत उगलवा लूँगा। अगर अच्छू संदल से एक दिन पहले अचानक गायब ना हो गया होता तो इसे शामिल तफ्तीश करके बहुत कुछ उगलवाया जा सकता था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन अब तो ये मामला खासा पेचीदा हो गया है। मैंने लम्हे भर के लिए तवक्कुफ किया तो फैज़ मोहम्मद सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। ताहम उसने मुँह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पेचीदा भी और खासा ख़तरनाक भी। अल्लाह रखा और इसकी घरवाली सलमा संदल के किसी भी मर्द के साथ ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरी जानिब डाकू के अल्फाज भी तुम्हें याद होंगे। वो संदल को उठाकर ले जाने की नीयत से अल्लाह रखा के क्वार्टर में नहीं घुसे थे, बल्कि इन्हें किसी नीली पोटली की तलाश थी जो इन डाकुओं के मुताबिक ताजा नामी किसी शख्स ने संदल को दी थी। संदल ने जब ताजा और नीली पोटली से अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो वो ये कहते हुए इसे साथ ले गए कि बाकी की पूछगछ वो संदल को ताजे के सामने बिठाकर करेंगे, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि ताजा इस वक्त इनके कब्जे में था। थानेदार साहब, फैज़ मोहम्मद ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, कहीं ये अच्छू और ताजा एक ही शख्स के दो नाम तो नहीं? ऐसा हो सकता है। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा, क्योंकि कबीर अहमद कभी अच्छू के माजी से पूरी तरह वाकिफ नहीं रहा। मुमकिन है इसके पास आने से पहले वो ताजा ही हो। ये तो बड़ा ही उलझा हुआ मामला नज़र आ रहा है जनाब। फैज़ मोहम्मद के चेहरे पर फिक्रमंदी छलकने लगी। हाँ, अभी तक तो उलझा हुआ ही है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन मैं बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लूँगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, इधर मुझे अल्लाह रखा की आमद की इत्तला दी गई। मैंने फ़ौरन इसे अपने पास बुला लिया। उसने मेरे पास पहुंचकर अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। फैज़ मोहम्मद को पहले से मेरे पास मौजूद पाकर वो एक लम्हे के लिए चौंका ज़रूर था, ताहम उसने कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। और सुनाओ अल्लाह रखा, तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है? ड्यूटी तो ड्यूटी है जनाब, वो पजमुर्दा सी आवाज़ में बोला। हर हाल में करनी है, ना तो ट्रेनें रुक सकती हैं और ना ही मेरी ड्यूटी, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। बात के इख्तिताम पर इसने अपनी आंखों के नम होते गोशों को हाथ की पुश्त से साफ किया और उम्मीद भरी मगर शकस्ता नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने इसकी निगाह के मफहूम को बहुत गहराई तक पढ़ लिया और तसल्ली बख्श लहजे में कहा, अल्लाह रखा, मायूसी गुनाह है, इसकी रहमत से हर हाल में उम्मीद रखना चाहिए। वो बड़ा नुक्ता नवाज है। मैं मायूस नहीं हूँ जनाब, पर क्या करूँ, वो रुहासी आवाज़ में बोला। संदल का चेहरा बार बार निगाहों के सामने घूम जाता है। एक सुराग मिला है मुझे, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। सुराग? उसकी वीरान आंखों में चमक उभर आई। कैसा सुराग थानेदार साहब? वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। क्या आपने मेरी संदल का पता चला लिया है? किसी हद तक ये बात कही जा सकती है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बुझारते नहीं डालें थानेदार साहब, वो इस्तिरारी लहजे में बोला। बताएं, आपको संदल के बारे में कौन सा सुराग मिला है? मेरे दिल को कुछ हो रहा है। जब डाकू तुम्हारे क्वार्टर में घुसे थे तो उन्होंने किसी ताजा और नीली पोटली का जिक्र किया था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। किया था या नहीं? जी किया था, वो उलझन ज़दा लहजे में मुझे तकने लगा। नीली पोटली तो अभी तक मोमा बनी हुई है। मैंने नफ्सियाती हरबे को धीरे धीरे आजमाने का अमल जारी रखा, लेकिन मैंने ताजे का खोज लगा लिया है। कौन है वो हकला कर रह गया। तुम भी इसे जानते हो, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। मैं? उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। फिर फैज़ मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? मैंने अल्लाह रखा की आमद की इत्तला के साथ ही संदल की तस्वीर को अपनी मेज़ की दराज में रख दिया था। मैंने मज़कूरा तस्वीर अल्लाह रखा को दिखाने के लिए दराज की जानिब हाथ बढ़ा दिया। फैज़ मोहम्मद ने अल्लाह रखा के सवाल के जवाब में कहा, पता नहीं यार, अभी तुम्हारे आने से पहले थानेदार साहब मुझसे भी यही बात कर रहे थे। ये तस्वीर देखो अल्लाह रखा, मैंने संदल की तस्वीर इसकी जानिब सरका दी। उसने मज़कूरा तस्वीर देखी तो बेसाख्ता उसके मुँह से निकला, ये तो मेरी संदल की तस्वीर है। तुमने अपनी बेटी की तस्वीर को अच्छी तरह पहचान लिया है ना? जी,
संदल को मैं नहीं पहचानूंगा तो फिर कौन पहचानेगा? पता है ये कहाँ से मिली है? नहीं, वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। ताजा के सामान में से, मैंने नफ्सियाती ट्रीटमेंट जारी रखते हुए कहा। अब तो मुझे बताओगे कि तुम्हारी बेटी की तस्वीर ताजे के पास कैसे पहुंची? तुम तो किसी ताजे को जानते ही नहीं। मेरी इस नौयत की पूछगछ का मकसद हरगिज अल्लाह रखा को हिरासा या परेशान करना नहीं था। वो बेचारा तो पहले ही बेहद परेशान था। मैं दरअसल कोई ऐसा सुराग लगाना चाहता था जो संदल की तलाश में मेरे लिए मददगार और मुआविन साबित हो सकता। अभी तक जो हालात मंजर पर आए थे वो मेरे लिए इत्मीनान बख्श नहीं थे। ये ठीक है कि 2 डाकुओं ने 2 रोज पहले अल्लाह रखा की बेटी संदल को रात की तारीकी में अगवा कर लिया था। यह हकीकत भी वाज़ेह हो चुकी थी कि डाकू वहां संदल के लिए नहीं बल्कि किसी नीली पोटली की तलाश में आए थे जो ताजा ने संदल को दी थी। संदल को वो पूछगछ करने के लिए उठा के ले गए थे और जाते जाते ये इंकशाफ भी कर गए थे कि ताजा भी इन्हीं के पास है। इस सूरत हाल में संदल के साथ किसी मर्द का कनेक्शन लाजमी ठहरता था, चाहे वो ताजा हो या अच्छू। संदल की तस्वीर का अच्छू के सामान से बरामद होना और संदल के अगवा से एक दिन पहले अच्छू का गायब हो जाना इस जंजीर की कड़ियों को मिलाता नजर आता था। अगरचे अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा था कि मैं वसूख के साथ कह सकता और असल ताजा और अच्छू एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं, ये मैं अभी नहीं कह सकता था। लेकिन ये ताजा है कौन? अल्लाह रखा की चीख से मुशाबा आवाज मेरी समाज से टकराई। अगर आपने इसके सामान में से संदल की तस्वीर ढूंढ निकाली है तो इसी से क्यों नहीं पूछते कि इसने ये तस्वीर कहाँ से हासिल की है? मैं किसी ताजे को नहीं जानता। यही तो मुसीबत है, मैंने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। यह सवाल मैं फिलहाल ताजा से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर अल्लाह रखा के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, क्यों? क्योंकि क्या जी? क्योंकि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो संदल के अगवा से एक दिन पहले अचानक कहीं गुम हो गया है। इन हालात में डाकुओं की बात दुरुस्त ही नजर आती है कि ताजा इनके पास है, लेकिन इस सारे मामले से मेरी संदल का क्या ताल्लुक? वो भराई हुई आवाज में बोला। इसे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अल्लाह रखा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं सिर्फ संदल और ताजा के बाहमी ताल्लुक की तस्दीक चाहता हूँ, बाकी मामले से मैं खुद ही निमट लूँगा। आप कुरान लाकर मेरे सर पर रख दें जनाब, वो बेबसी से बोला। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आपको यकीन आए या ना आए, मैं किसी ताजे से वाकिफ़ नहीं हूँ। अच्छू से तो वाकिफ़ हो ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आलू लड्डू खटाई वाले छोले जो इधर शाहपुर में रहता है। अच्छू? जी जी, इसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बड़ा ही बीबा बंदा है वो। ये बीबा बंदा संदल के अगवा से एक दिन पहले गुम हो गया था और अभी तक गुमशुदा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। संदल की तस्वीर इसी के सामान से बरामद हुई है आज सुबह शाहपुर से। कबीर अहमद इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। ये तस्वीर भी इसी ने मुझे दी है। ओह, अल्लाह रखा ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई। जब ही मैं कहूँ वो इतने दिन से कहाँ गायब है? वो तो रोज़ाना फेरी लगाने आता था। हम इससे समोसे और आलू लड्डू खटाई वाले खरीदा करते थे। बड़ा ही शरीफ और भला मानस बंदा है जी। अल्लाह रखा ने एक बार फिर अच्छू की तारीफ की तो मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस ना हुई कि अच्छू संदल के साथ साथ अल्लाह रखा को भी अपने शीशे में उतार चुका था। खासा कारीगर मालूम होता था। तुम्हारा ये बीवा बंदा अच्छू बड़ी बड़ी बेहयाई से तुम्हारी बेटी संदल के साथ मोहब्बत का खेल खेल रहा था अल्लाह रखा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और मुझे शक है कि वो अच्छू नहीं बल्कि ताजा है। जी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मेरी तो इससे अक्सर बात होती थी। वो मुझे अपने और अपने बाप कबीर अहमद के बारे में बताता रहता था। वो ताजा कैसे हो सकता है? आपकी बात को मैं बिल्कुल नहीं समझ सका जनाब। मैं समझाता हूँ, मैंने बड़े रसान से कहा। पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन है कि अच्छू कबीर अहमद ही का बेटा है? जी, अच्छू ने मुझे यही बताया था। वो कब से इधर फेरी लगाने आ रहा है? कोई साल सवा साल हुआ है जनाब, उसने बताया। अच्छू की उम्र के बारे में तुम्हारा क्या अंदाज़ा है अल्लाह रखा? यही जी 25 और 30 के दरमियान होगी इसकी उम्र, उसने जवाब दिया। वो साल सवा साल से समोसे और आलू लड्डू खटाई वाले बेच रहा था, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले वो 24 साल क्या करता रहा है?
اس کے بارے میں بھی اچھو نے تمہیں کچھ بتایا کہ نہیں؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ تم پوچھتے بھی تو وہ کبھی نہ بتاتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ سال سوا سال پہلے ہی شاپور پہنچا تھا اور کبیر احمد کا بیٹا بنا تھا۔ بیٹا بنا تھا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ کیا وہ کبیر احمد کا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا، یہ ساری کہانی کبیر احمد مجھے سنا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اچھو نہیں بلکہ وہی تاجہ ہے جسے ڈاکوؤں نے سندل سے ایک دن پہلے گم کر دیا تھا۔ وہ تاجہ سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس نے ڈاکوؤں کو بتایا ہوگا کہ اس نے نیلی پوٹلی سندل کو دی ہے، جب ہی انہوں نے تمہارے کوارٹر پر دھاوا بولا تھا، اور پوٹلی کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ او میرے خدایا! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ تم پر یہ مصیبت تمہاری بیٹی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سندل نے غلطی یا نادانی میں ایک ایسے آدمی سے دل لگا لیا تھا جو کچھ خطرناک ڈاکوؤں کو مطلوب تھا۔ بس یہ سب اسی دل لگی کا کیا دھرا ہے۔ اچھو تمہارے ساتھ اسی لیے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا کہ سندل کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے متفکر انداز میں مجھے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے بدترین حالات میں بھی پورے یقین کے ساتھ اسے تسلی دی۔ تم پریشان نہ ہو اور جا کر اپنی گھر والی کو بھی تسلی دو، میں انشاءاللہ بہت جلد سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کو حیاتی دے جی، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا کہ ارد گرد کے گاؤں دیہات میں تو تلاش کر لیا گیا ہے، اب میں اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھا رہا ہوں، ڈاکو کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اللہ رکھا اور فیض محمد کو تسلی دلاسا دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ پچھلے 3-4 روز میں نے سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران میں اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے تھے، چاہے وہ سندل کے بارے میں ہوں یا کبیر احمد سے متعلق، وہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھے، اور انہی انکشافات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں اچھو وہی تاجہ تو نہیں جس کی ڈاکوؤں کو تلاش تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگلے روز میں 1-2 اہلکاروں کو ساتھ لے کر خود تھانے سے نکلوں گا، پھر جو اللہ کو منظور ہو۔ آئندہ روز مطلع ابر آلود تھا، تاہم ابھی آسمان نے رونا دھونا شروع نہیں کیا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں آیا اور کانسٹیبل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ محمود نہایت ہی چاق و چوبند اور ذہین اہلکار تھا، میں اس کی معاملہ فہمی کا بھی قائل تھا۔ جی ملک صاحب، وہ میرے پاس آ کر شائستگی سے بولا۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے، میں نے کہا۔ تم ضروری تیاری کر لو، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور واپسی پر شام ہو جائے گی۔ جانا کہاں ہے ملک صاحب؟ محمود نے پوچھا۔ منزل کا تعین بعد میں کریں گے، البتہ مقصد طے شدہ ہے، سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی سفر کرنا ہوگا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کی سواری سادہ موزوں رہے گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں 10-15 منٹ میں 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ گھوڑوں کے ساتھ ہی اس امر کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بچاؤ کا کیا انتظام ہوگا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں محمود کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور حوالدار ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کا پورا دن میں تھانے سے باہر رہوں گا، لہٰذا میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ارشاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ارشاد ایک ذمہ دار شخص تھا۔ لگ بھگ 10 بجے میں اور کانسٹیبل محمود 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے نکل پڑے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، فضا میں خون کی رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وقوعہ کی رات ڈاکو سندل کو اغوا کرنے کے بعد کس طرف لے گئے تھے۔ میں نے بھی اسی سمت میں سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک کچی سڑک تھی جو جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر یہ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے جنوب مغرب کی جانب مڑ جاتی تھی، اور بالآخر لگ بھگ 20 میل آگے ایک سرحدی گاؤں
चकचूंद पर जाकर खत्म हो जाती थी। मेरे और कांस्टेबल महमूद के दरमियान संदल और अच्छू के हवाले से बातचीत का सिलसिला भी जारी था। आलू लड्डू खटाई वाले अच्छू से वो भी वाकिफ था, ताहम इसकी चटपटी और मज़ेदार प्रोडक्ट खाने का महमूद को कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो लगभग 11 बजे का वक्त था जब एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। हम लोग कच्ची सड़क पर कमोबेश 2 मील का सफ़र तय कर चुके थे, यानी नहर वाले पुल तक पहुंचने में 1 मील का फासला अभी बाकी था। मुझे सामने वो कांस्टेबल आता नजर आया जिसे मैंने संदल की साबिक ससुराल यानी जमालपुर की तरफ रवाना किया था। मौसा जमालपुर रेलवे फाटक से 3 मील की दूरी पर वाक़ था और नहर के पुल से उसका फासला लगभग 1 मील का रहा होगा। कांस्टेबल का चेहरा टिमटिमाया हुआ था, जो अंदरूनी जोश खरोश की खबर देता था। हमारे करीब पहुंचकर उसने घोड़ा रोक लिया और बारी बारी हम दोनों को देखने के बाद बोला, मलिक साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पहले तुम अपनी सुनाओ। मैंने तुम्हें जिस काम से भेजा था उसका क्या हुआ? और ये तुम्हारे खवास क्यों खता हो रहे हैं? लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया है। कांस्टेबल हफीज मेरा तबसरा सुनकर खजल सा हुआ, फिर संभलते हुए बोला, जनाब, जिस काम से आपने भेजा था उसका तो कुछ पता नहीं चला, मगर इधर नहर के पुल के करीब आज सुबह एक आदमी की लाश मिली है। मैं अभी इधर ही से आ रहा हूँ। मैं चौंक उठा और पूछा, किसकी लाश? मलिक साहब, इस आदमी का नाम अच्छू है, हफीज इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। वो बंदा जो हमारे इलाके में आलू लड्डू खटाई वाले बेचता था। ओ, मैंने और कांस्टेबल महमूद ने यकबयक एक दूसरे को देखा। फिर मैंने कांस्टेबल हफीज से पूछा, मैंने तो तुम्हें मौसा जमालपुर भेजा था, तुम नहर के पुल की तरफ क्या लेने गए थे? लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, अभी तुमने बताया कि जाय वकुआ से आ रहे हो। रेलवे फाटक से नहर का पुल और मौसा जमालपुर एक जैसी दूरी यानी लगभग 3 मील के ही फासले पर वाक़ थे, ताहम दोनों की सिमत और रुख में अच्छा खासा फर्क था और जमालपुर नहर के पुल के बीच कमोबेश शुमालन जुनूबन 1 मील का फासला हायल था। जमालपुर से एक कच्चा रास्ता निकलकर इस कच्ची सड़क से जा मिलता था जिस पर इस वक्त हम खड़े बातें कर रहे थे। ताहम कच्ची सड़क और कच्चे रास्ते का मिलाप पुल से आधे मील पहले ही हो जाता था, यानी अगर रेलवे फाटक की तरफ से आए तो लगभग 2.5 मील के बाद सड़क से वो रास्ता निकलकर जमालपुर गांव की तरफ जाता था। कांस्टेबल हफीज मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि मैं तो आज सुबह जमालपुर से वापसी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा ही आगे गया तो मुझे पता चल गया कि इधर नहर वाले पुल के करीब खेतों में किसी बंदे की लाश पड़ी मिली है। अंदरूनी तजस्सुस मुझे खींचकर चाय वकुआ की तरफ ले गया। बस इतनी सी बात है। ज़रा देर को रुककर उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर बोला, जब मैं वकुआ पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि वो लाश अच्छू आलू लड्डू खटाई वाले की थी। इस इलाके में अच्छू को कौन नहीं जानता, लेकिन मैंने फौरन पहचान लिया। वो हमारे इलाके में छाबड़ी सर पर उठाए आलू लड्डू खटाई वाले की आवाज़ें लगाता फिरता था। तुम इसकी लाश को देखकर फौरन ये तो पहचान गए कि वो अच्छू था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि वह अच्छू लड्डू खटाई वाला नहीं बल्कि ताजा था, वही ताजा जिसकी वजह से डाकुओं ने अल्लाह रखा फाटक वाले की बेटी संदल को रात की तारीकी में अगवा कर लिया था। मलिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हफीज हैरत से मुझे देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। आओ जाय वकुआ की तरफ चलते हैं, बाकी की बातें बाद में भी हो सकती हैं। इसके बाद हम अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए नहर के पुल की जानिब बढ़ने लगे, जो वहाँ से कमोबेश 1 मील की दूरी पर था। गुज़िश्ता रोज़ अच्छी खासी और चमकीली धूप निकली थी, लिहाजा सड़क खुश्क हो गई थी। अगर रास्ता गीला होता तो हमें घोड़ों को भगाने में अच्छी खासी मुश्किलात पेश आ सकती थीं। अगरचे अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत या वाक़याती शहादत मेरे हाथ नहीं लग सकी थी जिसकी बुनियाद पर मैं दावे से कह सकता कि अच्छू और ताजा एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं, लेकिन अंदर से मुझे यकीन था कि ऐसा ही है। जल्द ही हम चाय वकुआ पर पहुंच गए। वो मकाम नहर के पुल के करीब ही खेतों में वाक़ था। वहाँ पर दर्जन भर के करीब अफराद जमा थे, जो अपनी अपनी अकल के मुताबिक चेमगोइयों में मसरूफ़ नज़र आते थे। मैंने सबको पीछे हटाया और लाश के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। अच्छू का पूरा बदन जख्मों से चूर चूर था।
इसे बड़ी अजियत देकर मौत के घाट उतारा गया था। मैं इसकी मौत के हवाले से तफसील में नहीं जाऊंगा, बस यही जान लेना काफ़ी होगा कि वो बेबसी की मौत मारा गया था। कांस्टेबल हफीज़ और महमूद ने उसे अच्छू लड्डू खटाई वाले की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। मैंने मौके पर मौजूद अफराद से भी पूछताछ की। इनमें से कोई भी अच्छू को नहीं जानता था और न ही इसकी मौत के सबब से वाकिफ था। अच्छू की लाश को देखकर अंदाज़ा होता था कि उसे पिछली रात ही सुपुर्द मौत किया गया था। मैंने वक़ुआ की कार्रवाई निपटाई और अच्छू की लाश को हफीज़ की जिम्मेदारी में थाने भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। मज़कूरा लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भेजना ज़रूरी था और इसके लिए थाने के पास से ही गुजरना पड़ता था। मैंने नहायत ही संजीदा अल्फाज में कांस्टेबल को हिदायत दी, हफीज़, तुम इस बंदे की लाश को थाने पहुंचाओ और अगर वहां कबीर अहमद मौजूद हो तो इसे लाश दिखा देना, इसके बाद अस्पताल ले जाना। मैंने गुज़िश्ता रोज़ की सुबह जब कबीर अहमद को रुखसत किया था तो उसने कहा था कि वो कल यानी आज भी थाने का चक्कर लगाएगा। मैंने अभी इसी ख्याल के तहत कांस्टेबल को हिदायत दी थी कि मुमकिन है जब हफीज़ अच्छू की लाश को लेकर थाने पहुंचे तो कबीर अहमद वहां मौजूद हो। मलिक साहब, हफीज़ ने मेरी तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा और लाश के साथ सिर्फ तुम जा रहे हो, महमूद मेरे साथ ही वापस आएगा। उसने बड़ी फर्माबरदारी से अस्पात में गर्दन हिला दी। लाश को जाए वक़ुआ से रवाना करने के बाद मैंने इधर उधर का जायज़ा लिया। चारों जानिब सरसब्ज़ शादाब खेत दिखाई देते थे। वहाँ से नज़दीकी गांव जमालपुर ही था जो नहर वाले पुल से कमोबेश 1 मील के फासले पर वाक़ था। मेरे जहन में काफ़ी देर से ये सवाल चकरा रहा था कि अच्छू या ताजा की लाश को वहाँ फेंकने वाले कौन थे और उन्होंने पिछले 2-2.5 दिन इसे कहाँ रखा था। अगर आलू लड्डू खटाई वाले बेचने वाला अच्छू ही था या ताजा था तो ये बात वाज़ेह हो जाती थी कि इसे भी इन्हीं डाकुओं ने अगवा किया होगा जिन्होंने संदल को अगवा किया था। मैं मौके पर मौजूद लोगों से खासी तफसीली पूछताछ कर चुका था। इनमें से मकतूल अच्छू को कोई नहीं जानता था और न ही मुतज़क्कर अबाला डाकुओं से कोई वाकिफ था। अच्छू की लाश को देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि इसे पिछली रात मौत के घाट उतारा गया था और इसका कत्ल जाए वक़ुआ पर नहीं हुआ था, यानी इसे किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद वहां लाकर फेंका गया था। अगर मैं इस मकाम को ढूंढने में कामयाब हो जाता हूँ जहां अच्छू को ज़िंदगी से महरूम किया गया था तो इसके कातिलों तक रसाई हासिल करने में आसानी हो सकती थी। कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वैसे मुझे इस मुहावरे से कुल्ली तौर पर इत्तेफाक नहीं, क्योंकि ढूंढा सिर्फ इसी शय को जाता है जो गुम हो गई हो। खुदा की ज़ात तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान इसे अपनी ज़ात से बाहर तलाश करने की कोशिश करता है। अगर कभी कोई खुलूस नीयत के साथ एक बार अपने मन में झांक कर देख ले तो इसकी चश्मबीना फिर किसी और चीज़ की मोहताज नहीं रहती। बहरहाल इस मकाम की तलाश बहुत ज़रूरी थी जहां पिछले 2-2.5 दिन से अच्छू आलू लड्डू खटाई वाले को रखा गया था। मैंने गिरदोपेश में निगाह दौड़ाते हुए कहा, महमूद, मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। कांस्टेबल महमूद ने मेरी निगाह का ताक़ुब करते हुए ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि मैं किस जानिब का रुख करने का इरादा रखता हूँ। जब उसकी समझ में कुछ भी ना आया तो मुझसे पूछा, किस तरफ जाएंगे मलिक साहब? जिधर ये कच्चा रास्ता ले जाए। मैंने नहर के पुल की सिमत इशारा करते हुए कहा, आओ मेरे साथ। ओके मलिक साहब, उसने अपना घोड़ा मेरे घोड़े के साथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हम घोड़ों पर सवार पहलू ब पहलू सफ़र करते हुए नहर के पुल पर पहुंचे, फिर मज़कूरा पुल को अबूर करके आगे बढ़ गए। इस कच्ची सड़क का इख्तिताम एक सरहदी गांव चकचून पर होता था। इस चक के बाद दूसरा ज़िला शुरू हो जाता था। मेरे थाने से या यूं समझ लें कि रेलवे फाटक से चकचून लगभग 22-23 मील के फासले पर वाक़ था। हम इस सफ़र के दौरान में बातचीत भी जारी रखे हुए थे। महमूद ने मुझसे कहा, मलिक साहब, अगर हम इसी सड़क पर आगे बढ़ते रहे तो शाम तक चकचून पहुंच जाएंगे। मेरा चकचून जाने का कोई इरादा नहीं है महमूद, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बस थोड़ा घूम फिर कर मैं इस इलाके का जायज़ा लेना चाहता हूँ, फिर हम वापसी का रुख करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों जा रहा हूँ। बस अंदर से कोई अनजानी कुव्वत समझा रही थी कि मुझे जाए वक़ुआ के इर्द गिर्द का इलाका बारीक बीनी से
छान लेना चाहिए, और मैं यही कर भी रहा था। जाए बकुआ से कुछ 2 फर्लांग आगे आए थे कि पीछे कुत्तों के आवाज़ों की भौंकने की आवाज़ें सुनकर मैं चौंक उठा। गांव देहात और खेत खलियान में किसी कुत्ते का भौंकना कोई अचंभे की बात नहीं था, लेकिन मेरे चौंकने का सबब उनकी आवाज़ की शिद्दत और तसलसल था। वो मखसूस लय के साथ भौंक रहे थे, जैसे उन्होंने कोई गैर मामूली शय देख ली हो और इंसानों को इस जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हों। महमूद, ये कैसी आवाज़ है? मैंने अपने साथी कांस्टेबल से इस्तफसार किया। मलिक साहब की 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है, उसने जवाब दिया। यूं महसूस होता है जैसे वो किसी फकीर का पीछा कर रहे हों। उसने काफ़ी हद तक माकूल जवाब दिया था। कुत्ते उमूमन ऐसा करते हैं। लेकिन महमूद के जवाब से मेरी तसल्ली ना हुई और मैंने इस जानिब निगाह उठाते हुए उलझन ज़दा लहजे में कहा, जिधर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। नहीं महमूद, मुझे कोई और ही मामला लगता है। इस गुफ्तगू के दौरान में हमारा सफ़र भी जारी था। वो मुताम्मिल अंदाज में मुझसे बोला, कोई और मामला? कैसा मामला मलिक साहब? जब कुत्ते किसी गदागर के पीछे लग जाते हैं तो वो एक जगह खड़ा होकर इनकी भौं भौं नहीं सुनता, मैंने वजाहत करते हुए कहा। या तो वो इन्हें अपनी लाठी दिखाकर भगाने की कोशिश करता है या फिर ज़मीन से कोई पत्थर वगैरह उठाकर मारता है और आगे बढ़ जाता है। कुत्ते या तो इसका ताक़ुब छोड़ देते हैं या फिर भौंकते हुए उसके पीछे अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन पिछले 10 मिनट से एक ही जगह से इनके भौंकने की आवाज़ें उभर रही हैं। क्या तुमने भी ये बात नोट की है महमूद? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब। हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचकर इनके भौंकने का सबब जानना होगा, मैंने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। यहाँ आसपास कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, इसलिए अभी तक किसी ने इनके भौंकने की तरफ तवज्जो नहीं दी। हम तकरीबन घोड़ों को भगाते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्द ही खेतों के बीचों बीच एक छोटी सी इमारत को देखकर मैं चौंक उठा। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी इसी सिमत से आ रही थी। कुछ और आगे बढ़ने पर वाज़ेह हुआ कि वो इमारत दरअसल एक कमरा था जो कच्ची सड़क से थोड़ा हटकर खेतों के दरमियान बना हुआ था। कुत्ते भी मेरे अंदाजे के मुताबिक इस कमरे के आसपास ही कहीं मौजूद थे और लगातार भौंककर किसी खास मामले की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इस सूरत हाल ने मुझे बेचैन कर दिया। अंदर से मुसलसल एक आवाज़ उठ रही थी कि किसी सनसनीखेज मंजर से मेरा वास्ता पड़ने वाला है। हम घोड़े दौड़ाते हुए मज़कूरा कमरे के करीब पहुँचे तो 3 कुत्ते भी नजर आ गए जो कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह उठाकर भौंके जा रहे थे। ये मकाम नहर वाले पुल से लगभग आध मील के फासले पर वाक़ था। हमने कच्ची सड़क को छोड़ा और कमरे की जानिब बढ़ने लगे। हमें अपनी जानिब आता देखकर कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और थोड़े फासले पर हटकर खड़े हो गए। ताहम इनकी निगाहें अब भी कमरे के दरवाजे पर जमी हुई थीं। हम कमरे के सामने जाकर रुके और घोड़ों से नीचे उतर आए। वो नीची छत वाला एक आम सा कमरा था जिसका दरवाज़ा नीम वा था। मैंने महमूद की तरफ देखा और कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं जैसे ही दरवाज़ों के पास पहुंचा, मेरी समात ने सिसकियों की आवाज़ सुनी। महमूद भी मेरी तकलीद में दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मलिक साहब, कमरे के अंदर कोई औरत मुसीबत में लगती है। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था क्योंकि सिसकियों से साफ जाहिर हो रहा था कि इनका मखरज किसी खातून के सिवा और कोई नहीं हो सकता। खातून का ख्याल आते ही मेरा ध्यान आपो आप अल्लाह रखा की मकबी बेटी संदल की तरफ चला गया। मैंने सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और गजदार आवाज़ में पुकारा, कौन है कमरे के अंदर? मैं हूँ, किसी औरत की फंसी फंसी आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो कुत्तों की मुसलसल भू भू ने ये राज खोल दिया था कि कमरे के अंदर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो आसानी से हरकत के काबिल हो, वरना वो बाहर निकलकर इन्हें धुतकार सकता था। लेकिन फिर भी एहतियात और हालात का तकाजा यही था कि अंदर दाखिल होने से पहले तसल्ली कर ली जाए। तुम्हारे साथ और कितने अफराद हैं? मैंने तहमाना अंदाज में पूछा। घुटी हुई आवाज़ में जवाब दिया गया, कक कक कोई नहीं, वो लोग चले गए हैं। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालें। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। क्या तुम अल्लाह रखा की बेटी संदल हो? मैंने कमरे के अंदर कदम रखते हुए पूछा। जी, मैं संदल ही हूँ। अगले ही लम्हे में कमरे के अंदर मौजूद था। ये कैसे मुमकिन था कि कांस्टेबल महमूद मुझसे पीछे रह जाता, वो भी पलक झपकते में मेरे साथ खड़ा था। कमरे के अंदरूनी मंजर ने हमें शर्मसार करके रख दिया और हम आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए।
कमरे के फर्श पर पराल बिछाकर इसे बैठने और सोने के काबिल बनाया गया था और इसी पराल पर कमरे के एक कोने में संदल नहायत शर्मनाक हालत में पड़ी हुई थी। इसके हाथ पांवों को मजबूत रस्सियों से बांधकर इसे बेबस कर दिया गया था। उसके मुंह पर भी दुपट्टे की पट्टी बांधी गई थी, ताहम वो पट्टी अपनी जगह से खिसक गई थी, जिसकी वजह से वो फंसी फंसी आवाज में बोलने के काबिल हो सकी थी। मैं संदल की तरफ पुश करके खड़ा हो गया और गहरी संजीदगी से कहा, संदल, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं तुम्हारे इलाके का थानेदार हूँ। पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। डरने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो और आंखें बंद कर लो। जब तक मैं तुम्हारे हाथ पांव की बंदिशें नहीं खोल देता, तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। एक लम्हे में मेरी निगाह ने जो मंजर देखा था, उसके बाद मुझे ये कहना ही था, जी ठीक है। आइंदा 15 मिनट में मैंने कोशिश करके संदल के हाथ पांव और मुंह को बंदिशों से आज़ाद कर दिया और वो भी अपना हुलिया दुरुस्त कर चुकी थी। मेरे ईमा पर वो कमरे के दरवाजे तक चली आई। मैंने इसे पराल पर बैठने का इशारा किया और तनकीदी नज़र से उसका जायजा लेने लगा। उसकी हालत खासी नाजुक हो रही थी। मुझे ये अंदाज़ा करने में किसी किस्म की दिक्कत महसूस न हुई कि डाकुओं ने उसे ज़दोकोब करने के अलावा इस पर मुजरिमाना हमले भी किए थे और उनकी हर किस्म की जुल्म सहने के बाद वो इस काबिल नहीं रही थी कि मैं फौरी तौर पर पूछगछ शुरू कर देता। ताहम चंद बुनियादी नौइयत के सवालात निहायत ही अहम थे। मैंने पूछा, वो दोनों डाकू कहाँ गए जो तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर लाए थे? वो 2 नहीं 3 थे, संदल ने रुहासी आवाज में बताया। इनका एक साथी यहाँ मौजूद था। ये तीनों आज सुबह यहाँ से गए हैं, समझे कि फजर की अजान के वक्त। वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर वो रो देने वाले अंदाज में बोली, इन जालिमों ने मुझे बर्बाद कर दिया है और मेरी आंखों के सामने अच्छू को भी कत्ल कर डाला। अच्छू की लाश मुझे नहर वाले पुल के करीब से मिल गई है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो अच्छू को ताजा क्यों कह रहे थे। मैंने अपने जहन में मौजूद एक निहायत ही अहम सवाल का जवाब लेना चाहा तो वो जल्दी से बोली, थानेदार साहब, वो लोग इसे ताजा समझ नहीं रहे थे, बल्कि वो ताजा ही था। इनका कोई पुराना यार बेली, उसने मुझे अपना नाम गलत बताया हुआ था। मैंने इनके दरमियान होने वाली बातों से अंदाज़ा लगाया है कि वो सब जुराइम पेशा लोग थे। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। गोया पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में जो सनसनीखेज ख्यालात की खिचड़ी पक रही थी, वो अब तैयार हो चुकी थी। मैं जिस रुख पर सोच रहा था, संदल ने उसकी तस्दीक कर दी थी। तफसीली बातें तो थाने जाकर होंगी, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। यहाँ से रवाना होने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि वो नामुराद डाकू किस तरफ गए हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थानेदार साहब, वो बेबसी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। वो जब यहाँ से निकले तो रात का वक्त था। इनके जाने के 10-15 मिनट बाद ही फजर की अजानें होने लगी थीं। उन्होंने मुझे रस्सियों से इस तरह बांध दिया था कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। मैं तो दिल में ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह जल्द से जल्द किसी को इस तरफ भेज दे और वो मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। अल्लाह ने आखिरकार मेरी दुआएं सुन ही लीं। वो सबकी सुनता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, बस इसे महसूस करने और समझने की बात है। वो अकीदत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने संदल को वापसी में उसके घर छोड़ दिया ताकि वो खुद को संभाल सके। पूछगछ तो बाद में भी हो सकती थी। वो जिस ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती टूट-फूट का शिकार हो चुकी थी, इसमें से फौरी तौर पर अशद आराम की ज़रूरत थी। मैंने इसे 1 दिन के लिए संभलने का मौका दिया और आइंदा रोज़ आने का कहकर उसके क्वार्टर से बाहर निकल आया। अगले रोज़ मैं संदल का बयान लेने के लिए दोबारा अल्लाह रखा के क्वार्टर पर पहुंच गया। संदल ने खुद को संभाल लिया था। अल्लाह रखा और उसकी बीवी अपनी बेटी की जिंदा सलामत बाजियाबी पर इस कदर खुश थे कि मेरा शुक्रिया अदा करते हुए इनकी ज़बानें रुक नहीं रही थीं। नन्हा सुल्तान भी 3 रातें अपनी माँ के बगैर सोया था। अगरचे वो अपनी नानी से ज़्यादा मानूस था, ताहम माँ तो माँ ही होती है। वो इस वक्त एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ मट्टी से खेल रहा था। संदल ने अपने बयान में मुझे जो कुछ बताया, उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आपका जहन भी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाए। ये सारी बातें संदल ने डाकुओं की बाहमी गुफ्तगू से अखज़ की थीं, बाकी मेरी ज़ाती तहकीक और तफ्तीश का नतीजा है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि असलम उर्फ अच्छू लड्डू खटाई वाला दर हकीकत ताजदीन उर्फ ताजा ही था। ताजा कोई अच्छा इंसान नहीं था,
कुछ अर्सा पहले ताजा ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर किसी दूसरे जिले के एक गांव में बड़ी ठीक ठाक डकैती मारी थी, जिसमें एक खतीर रकम के अलावा तलाई जेवरात भी इसके हत्थे लगे थे। ये डकैती इस गांव के चौधरी की हवेली में मारी गई थी। हवेली से न सिर्फ ये कि डाकुओं के खिलाफ भरपूर मज़ाहिमत की गई, बल्कि इनका रास्ता खोटा करने के लिए इन पर फायरिंग भी की गई थी, जिसके नतीजे में ताजा का एक साथी मारा गया था। ताजा और दीगर 3 डाकू डकैती के माल समेत फरार होने में कामयाब हो गए थे। जाए वारदात से बहुत दूर निकल आने के बाद उन्होंने एक महफूज खुफिया मकाम पर कयाम किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करने लगे। थोड़ी देर तक वो अपने जाँ बहक होने वाले साथी मंजूर उर्फ मंजूरे के इंजाम पर अफसोस का इजहार करते रहे। फिर इनके लीडर समदू ने माल गनीमत को हिस्सा बकदरे मर्तबा तकसीम कर डाला। सबको रात इस महफूज मकाम पर गुजारकर अगले रोज़ मुख्तलिफ सिमतों में अलग अलग रवाना होना था। लेकिन दूसरी सुबह जब वो सोकर उठे तो एक नाकाबिल यकीन हैरत उनकी मुंतज़िर थी। ताजा गायब हो चुका था और जाते हुए वो अपने हिस्से के अलावा लीडर का हिस्सा, जो कि सबसे ज़्यादा था, वो भी चुरा कर ले गया था। इस सूरत हाल ने समदू समेत सबको आग बबूला कर दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ सिमतों में बिखरने के बजाय यकजा रहकर ताजा की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में इन्हें 1 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया। बिलाखिर वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गए। वो अब असलम उर्फ अच्छू की हैसियत से कबीर अहमद के घर वाक़ई शाहपुर में रह रहा था और आलू लड्डू खटाई वाला बेचा करता था। डाकुओं ने ताजा पर हाथ डालने से पहले इस वीरान कमरे को अपना मस्कन बनाया, जहां से मैं संदल को निकाल कर लाया था। फिर एक रात उन्होंने ताजा को ज़बरदस्ती अगवा करके मज़कूरा वाला कमरे में पहुंचा दिया। वो मकाम पूछगछ के लिए बहुत मौजूद था। ताजा की आलू लड्डू खटाई वाली छावड़ी को डाकुओं ने नहर वाला पुल अबूर करते हुए नहर में फेंक दिया था। पहले तो समदू और उसके 2 साथी इलियास और भोला ने ताजे की खूब मरम्मत की। इसके बाद पूछा कि बता, तेरी रज़ा क्या है? शराफत से माल के बारे में बताता है या तेरी खाल खींची जाए? ताजा सूरत हाल की संगीनी को भाप चुका था। उसने नपे तोले अल्फाज में अपने भाई बंदों पर वाजे करने की कोशिश की कि उसके अपने हिस्से के साथ साथ लीडर का चुराया हुआ माल भी उसके हाथ से निकल चुका था। कोई इससे भी बड़ा लुटेरा सब कुछ छीन कर ले गया था और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। समदू, इलियास और भोला को ताजा की कहानी पर यकीन न आया। वो समझे कि ताजा इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उन्होंने झुंझुलाकर इसे और मारना शुरू कर दिया। करीब था कि वो इसे जान ही से मार डालते। इसने इन्हें बताया कि माल एक नीली पोटली में बंद है और वो पोटली इसने संदल के पास रखवाई हुई है। डाकुओं ने इससे संदल का हुदूदे अरबा मालूम किया और समदू और इलियास ने 11 फरवरी की रात अलरखा फाटक वाले के क्वार्टर पर धावा बोल दिया। भोला ताजा की निगरानी के लिए कमरे में रुक गया था। इन्हें नीली पोटली की तलाश थी और जब वो इस तलाश में नाकाम रहे और संदल ने भी नीली पोटली और ताजा के हवाले से अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया, तो वो झुंझुलाहट में संदल को उठाकर ले गए थे कि बाकी की तफ्तीश वो इससे ताजा के सामने बिठाकर करेंगे। संदल को इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब उसे पता चला कि अच्छू दरअसल ताजा डाकू है, जो अपने साथी डाकुओं को धोखा देकर शाहपुर में छुपा बैठा था। बहरहाल जब संदल इस कमरे में पहुंची और सूरत हाल इन डाकुओं पर वाज़ेह हुई, तो ताजा दोबारा से अपने पहले वाले बयान पर आ गया कि डकैती का सारा माल इससे भी बड़े किसी डाकू ने छीन लिया था। ताजा के जवाब ने डाकुओं के सब्र बर्दाश्त के सारे बंद तोड़ दिए और उन्होंने अज़ियतें दे देकर ताजा को मौत के घाट उतार दिया। जब इस पर भी इनके इंतकामी जज्बात ठंडे ना हुए तो उन्होंने हस्ब तौफीक संदल को भी पामाल करने में कोई कसर न छोड़ी और एक रात वो संदल को कमरे में छोड़कर नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गए। इससे पहले वो ताजा की लाश को पुल के करीब खेतों में फेंक चुके थे। संदल पिछले दिनों वहशी डाकुओं के हाथों जिस अजाब से गुजरी थी, मैंने इस मौजू पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ठहरे हुए लहजे में पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई संदल, अच्छू या ताजा वो या जो कोई भी था वो तुमसे मोहब्बत करने लगा था और तुम्हें अपनाने का इरादा रखता था, फिर इसने किसी नीली पोटली के हवाले से झूठ क्यों बोला? थानेदार साहब, ताजा के रवैये को देखकर तो मेरा प्यार और मोहब्बत पर से यकीन ही उठ गया है, वो जख्मी लहजे में बोली। जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए कोई ऐसा झूठ बोल सकता है जिसकी वजह से मेरे जिस्म और जान और रूह का जनाजा उठ गया, इस शख्स के प्यार या मोहब्बत की क्या हैसियत बाकी रह जाती है? बल्कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूँ,
बात मुकम्मल करके उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हाँ बोलो। सच्ची बात तो यह है थानेदार साहब, वो अजियत भरी आवाज़ में बोली, मेरी नज़र में दुनिया भर के मर्द फरेबी और धोखेबाज होते हैं। संदल, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हारे तजज़िये से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं कर सकता। हर इंसान अपने ज़ाती तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में बात करता है और किसी एक इंसान के तजुर्बे या मुशाहिदों को फार्मूला बनाकर तमाम इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि ताजा एक बुरा मर्द था और तुम्हारा साबिक शौहर नियाज़ अली भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। इन दोनों के अलावा दुनिया में और बहुत से बुरे मर्द मौजूद हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इस जहां में पाए जाने वाले सारे के सारे मर्द ही फरेबी और धोखेबाज हैं। अच्छे लोग अगरचे कम होते हैं मगर होते ज़रूर हैं। थानेदार साहब, आप बड़ी मुश्किल बातें करते हैं, वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोली। संदल, फिलहाल मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए जिसके करम से तुम जिंदा सलामत अपने माँ बाप और बच्चे तक पहुँच गई हो, वरना वो सपाक डाकू तुम्हें भी कत्ल करके ताजा की तरह तुम्हारी लाश भी खेतों में फेंक देते तो इन्हें कौन रोक सकता था। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी किसी वक्त की कोई नेकी काम आ गई है। मैंने एक बार चूजों वाली मुर्गी को एक बदमाश बिल्ले के हमले से बचाया था, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली। अगर मैंने बर वक्त मुदाखलत करके इस बल्ले को न खदेड़ा होता तो मुर्गी के साथ ही उसके 8-10 नन्हे मुन्ने चूजे भी इस बिल्ले के पेट में चले जाते। बस तुम्हारी यही अदा और इसमें बच्चों वाली मुर्गी की दुआ कुदरत को पसंद आ गई होगी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसीलिए आज नन्हे सुल्तान की माँ संदल भी जिंदा सलामत मेरे सामने बैठी हुई है। वो अकीदत भरी नज़रों से मुझे तकने लगी। समद एंड कंपनी को तलाश करने के लिए मैंने हत्तुल मकतूल कोशिश की मगर मुझे कामयाबी न मिल सकी। यही कहा जा सकता था कि वो किसी दूर दराज जिले की तरफ निकल गए होंगे। जल्द या बदेर इन तीनों का अंजाम भी अपने साथियों की तरह इबरतनाक होना था। मंजूर और ताजे की तरह इन्हें भी एक दिन हराम मौत ही मरना था, चाहे इनकी मौत कानून के रखवालों के हाथों होती या कानून शिकनों के हाथों।